हेलो बेटा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज की क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, मतलब किसी अनचार्ज्ड बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। बेटा इसके कुछ अलग अलग मेथड हैं। जैसे एक मेथड है रबिंग टू ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करना। ये मेथड कहलाता है बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एक दूसरा मेथड है बेटा इंडक्शन और एक तीसरा मेथड है कंडक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप बेटा मैं तुम्हें ये सारी चीजें बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो बेटा कि वी नो दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स अ बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। मतलब अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है, अगर किसी बॉडी पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस बॉडी पर कैसा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ बॉडी, यानी कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करती है बेटा? गेन करती है, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स द बॉडी नेगेटिवली चार्ज। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ बेटा हम आगे पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक मेथड बेटा मैं तुम्हें बताया रबिंग। बेटा जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है तो ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट को एब्जॉर्ब करके एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है, और क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड होता है तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी क्या कर लेती है? गेन कर लेती है। लॉस करने वाली बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। तो बेटा रबिंग मेथड में क्या होता है? रबिंग मेथड में दोनों रबिंग ऑब्जेक्ट्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या होता है? डेवलप होता है, इक्वल एंड अपोजिट। एग्जांपल जैसे बेटा जब भी एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया जाता है बेटा? रब किया जाता है, तो ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉन सिल्क को क्या कर देती है? लॉस कर देती है। मतलब ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे बेटा जब भी हम कॉम्ब को अपने बालों में क्या करते हैं? रन करते हैं, कॉम्ब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हेयर से किस पर आ जाते हैं बेटा? कॉम्ब पर आ जाते हैं। कॉम्ब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड हेयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अब तुम सोच रहे होगे कि ग्लास ही इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करेगा? जब भी ग्लास को सिल्क के साथ रब किया जाएगा तो ग्लास ही इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों करेगा? सिल्क क्यों नहीं कर सकता? तो बेटा इसके लिए तुम्हें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। जैसे एक डेफिनेशन है बेटा वर्क फंक्शन। तो ये क्या है बेटा? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from a substance। बेटा वर्क फंक्शन क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस। मतलब बेटा किसी भी सब्सटेंस, देखो ये तो बात तुम जानते हो बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड। इलेक्ट्रॉन एटम के साथ लूजली क्या होते हैं? बाउंड होते हैं, और वो आसानी से क्या किए जा सकते हैं? ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं बेटा? हम वर्क फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा वर्क फंक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। वर्क फंक्शन क्या है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि हर सब्सटेंस का वर्क फंक्शन क्या होता है? अलग अलग होता है। किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो बेटा एक सीरीज है, सीरीज इज नोन एज ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। क्या नाम है सीरीज का? ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। बेटा इस सीरीज में सब्सटेंस को इंक्रीजिंग वर्क फंक्शन के ऑर्डर में रखा गया है।
मतलब सबसे पहले वो सब्सटेंस रखा गया जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो बेटा इस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में ग्लास ऊपर है और सिल्क नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास का वर्क फंक्शन कम है, ग्लास का वर्क फंक्शन कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास को इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए, लीव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, और सिल्क को इलेक्ट्रॉन लीव करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जब भी हम ग्लास को सिल्क के साथ क्या करेंगे बेटा, रब करेंगे, तो रब करने से जो हीट प्रोड्यूस होगी तो उससे सबसे पहले ग्लास इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्क पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कभी भी सिल्क से इलेक्ट्रॉन ग्लास पर नहीं जा सकते। हाँ, सिल्क से उस बॉडी पर, उस सब्सटेंस पर तो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं जो इस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में सिल्क से क्या है, नीचे है। आई बात समझ में? तो बेटा जब भी दो बॉडी को आपस में क्या किया जाता है, रब किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू द हायर वर्क फंक्शन। कम वर्क फंक्शन वाली बॉडी से हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। बेटा ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, इस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में हेयर ऊपर है और कॉम्ब नीचे है। तो ऐसे जब भी कॉम्ब को हेयर के साथ क्या किया जाएगा बेटा, रब किया जाएगा। जब भी ड्राई हेयर को कॉम्ब से क्या किया जाएगा, रन किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हेयर से कॉम्ब पर आ जाएंगे, जिस वजह से हेयर पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और कॉम्ब पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो बात समझ में आई बेटा? अगर इससे n इलेक्ट्रॉन इसमें आए बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, तो इस पर n इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और सिल्क पर n इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो रबिंग मेथड समझ में आया बेटा? रबिंग मेथड में क्या है कि जब भी दो बॉडी को रब किया जाएगा तो ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होगी, उसमें से कम वर्क फंक्शन वाली बॉडी पहले इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी, और ज्यादा वर्क फंक्शन वाली बॉडी उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, गेन कर लेगी। लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आई बेटा? बेटा ऐसा ही एक एग्जांपल और है, कोई तुमसे पूछ सकता है बेटा एक क्वेश्चन कि वाई डू ग्रामोफोन records get covered with dust easily। बेटा सबसे पहले ग्रामोफोन क्या है? बेटा तुमने टीवी में, सीरियल में देखा होगा, या आज नेट पर देख लेना कि पुराने जमाने में, मतलब ग्रामोफोन रिकॉर्ड क्या है, एक सीडी है बेटा, सीडी टाइप, मतलब एक डिस्क है और एक निडल है। उस निडल उस डिस्क को ऐसे क्या करती है बेटा, टच करती है, और वो डिस्क ऐसे क्या होती रहती है, घूमती रहती है। तुमने किसी मूवी में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, या बेटा आज नेट में डालकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड या ग्रामोफोन डाल देना और उसकी इमेज कुछ इस तरीके से आ जाएगी तुम्हारे सामने। तो बेटा वो डिस्क उस निडल को टच करते हुए क्या होती रहती है, घूमती रहती है। यानी कि निडल इज रबिंग अगेंस्ट डिस्क, मतलब निडल डिस्क के अगेंस्ट क्या कर रही है बेटा, रब कर रही है। तो ड्यू टू रबिंग, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होती है, और डिस्क क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, और वो इजीली डस्ट पार्टिकल को फ्रॉम द एयर क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो बात समझ में आई बेटा? तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड आसानी से डस्ट से इजीली क्या हो जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू रबिंग एक्शन ऑफ द निडल ऑन द डिस्क, वो डिस्क क्या हो जाती है बेटा, चार्ज हो जाती है, और वो एयर से डस्ट पार्टिकल को इजीली क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, और आसानी से उससे क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। बात समझ में आई बेटा? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम्हें रबिंग मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब मैं नेक्स्ट बताता हूं तुम्हें। बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा मेथड, इंडक्शन।
इंडक्शन। तो बेटा इसमें क्या होता है, इन इंडक्शन अनचार्ज्ड बॉडी is kept close to the charged body without touching it। बेटा इंडक्शन मेथड में भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, लेकिन इसमें अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के क्या रखा जाता है, पास में रखा जाता है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, विदाउट टचिंग इट। जैसे बेटा समझाता हूं मैं इस बात को, एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। और ऐसे बेटा एक और क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर नेगेटिवली विदाउट टचिंग इट। तो उसके लिए बेटा मैं कुछ स्टेप में तुम्हें ये कहानी समझाता हूं। 5 स्टेप हैं, मैं एक एक करके बेटा डायग्राम बना लेता हूं पहले। देखो बेटा 5 स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5। इन 5 स्टेप में मैं तुम्हें समझाऊंगा बेटा ये क्या है, ये एक मेटल अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर है जिसको पहले हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। बेटा मेटल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा मेटल में बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यूनिफॉर्मली पूरे मेटल में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये अभी क्या है बेटा, अनचार्ज है, क्योंकि इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही बाउंड क्या है, प्रोटॉन्स हैं। तो दोनों का नेट चार्ज क्या है, 0 है। तो इस मेटल स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज जब आएगा जब ये स्फीयर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब बेटा रबिंग तो कराना है नहीं हमें, तो देखो कैसे करना है। तो अगर हम इस मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो हमें लेनी होगी एक नेगेटिव चार्ज रॉड। क्या लेनी होगी बेटा, नेगेटिव चार्ज रॉड। ये और अगर हम इस मेटल स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज करना चाहते तो हमें ये रॉड कैसी लेनी होती, पॉजिटिवली। तो बेटा लाइक चार्ज रिपेल, ये नेगेटिव चार्ज है और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो लाइक चार्ज रिपेल, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इन द मेटल स्फीयर आर रिपेल्ड टू द फार्दर एंड। मतलब बेटा ये रॉड इलेक्ट्रॉन को फार्दर एंड, मेटल स्फीयर के मतलब ये क्लोज्ड एंड हो गया और ये क्या हो गया बेटा, फार्दर एंड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड टू द फार्दर एंड, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो रॉड के नियर वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया और रॉड के फार्दर एंड जो हो गया, रियर एंड जो हो गया, उस पर कैसा चार्ज हो गया बेटा, नेगेटिव चार्ज हो गया। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब अभी ओवरऑल इस मेटल स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है। ओवरऑल अभी भी मेटल स्फीयर क्या है बेटा, अनचार्ज है, न्यूट्रल है। क्यों,
क्योंकि अभी इस मेटल स्फीयर ने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस ही किया है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, तीसरे स्टेप में हम फार्दर एंड को अर्थ के साथ क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे बेटा। तो फार्दर एंड इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड बाय अ कनेक्टिंग वायर। रॉड वहीं पर है बेटा विदाउट टचिंग इट, इसको टच नहीं कर रही है। अब क्या होगा बेटा, बेटा इलेक्ट्रॉन्स ऑन द फार्दर एंड फ्लोज टू द अर्थ थ्रू दिस कनेक्टिंग वायर। बेटा ये जो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ग्राउंड में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। अब बात आती है क्यों हो जाएंगे। बेटा इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो बेटा हमेशा मूव करते हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा ये पोटेंशियल कंसेप्चुअली तो मैं तुम्हें कुछ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बस इतना समझ लो, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव पोटेंशियल मतलब लोअर पोटेंशियल। तो बेटा ये एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और ये एंड कैसे पोटेंशियल पर है, नेगेटिव पोटेंशियल पर है, यानी कि ये लोअर पोटेंशियल है और ये क्या है, हायर पोटेंशियल है। बेटा अर्थ का जो पोटेंशियल है इट इज ऑलवेज टेकन एज जीरो। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा क्या लिया जाता है बेटा, जीरो लिया जाता है। तो बेटा फार्दर एंड का नेगेटिव पोटेंशियल और ये जीरो, तो नंबर लाइन के हिसाब से जीरो नेगेटिव से क्या है, बड़ा है, यानी कि नेगेटिव जीरो से क्या है, छोटा है। तो नेगेटिव एंड मतलब फार्दर एंड का पोटेंशियल क्या हुआ, लोअर हुआ, और अर्थ का पोटेंशियल क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मतलब मेटल स्फीयर के फार्दर एंड से अर्थ में क्या हो जाएंगे बेटा, फ्लो हो जाएंगे। अब हम इसको इसके साथ क्या कर देते हैं बेटा, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। रॉड अभी भी वहीं पर है बेटा, नेगेटिवली चार्ज। तो क्या हुआ बेटा, अब हमने इसको इसके साथ क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में क्या हो गया, फ्लो हो गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज रिमेन हेल्ड देयर, यानी कि बेटा पॉजिटिव चार्ज वहीं पर रह गया। किस वजह से रह गया, ड्यू टू अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। पांचवें स्टेप में बेटा हम क्या करते हैं, रॉड को भी क्या कर देते हैं, यहां से रिमूव कर देते हैं, और हम देखते हैं कि ये सारा पॉजिटिव चार्ज इस मेटल स्फीयर पर यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बेटा इस मेथड में तुमने क्या देखा कि हमने इस मेटेलिक स्फीयर को किसी चार्ज बॉडी से टच भी नहीं किया और ये फिर भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। एक बार दोबारा समझ लो बेटा कि जो गिवन मेटल स्फीयर है पॉजिटिव, मतलब गिवन मेटल स्फीयर जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, उसे बेटा हम एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर पहले क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। अगर हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो ब्रिंग अ नेगेटिव चार्ज रॉड नियर इट, और अगर हम इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर इट। अब इससे क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज रॉड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, रिपेल कर देगी, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल टू द फार्दर एंड, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मेक्स दिस एंड नेगेटिवली चार्ज, और यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है तो मेक्स दिस नियर एंड क्या, पॉजिटिव चार्ज। नाउ वी कनेक्ट द फार्दर एंड टू द ग्राउंड। अब हम फार्दर एंड को ग्राउंड के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग अ कनेक्टिंग वायर। तो जैसा कि मैं तुम्हें अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो फार्दर एंड से सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ में क्या हो जाएंगे बेटा, ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल क्या है, जीरो है, और इसका पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव इज स्मॉलर देन जीरो, नेगेटिव नंबर लाइन के हिसाब से बेटा नेगेटिव जीरो से भी क्या है, कम है। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द ग्राउंड। अब क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्ज रिमेन हेल्ड है, पॉजिटिव चार्ज वहीं पर रहेगा क्योंकि इसका इस पर क्या है, अट्रैक्शन है। एंड व्हेन नेक्स्ट स्टेप में जब हम इस
रॉड को यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बेटा इंडक्शन में अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज किया जा सकता है विदाउट टचिंग इट। अब बात आती है कि बेटा अगर हम इसको A से नोट करें और इसको B से नोट करें, तो B के मास पर क्या फर्क पड़ा बेटा, B का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इस बॉडी में से कुछ क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गए, निकल गए। और मास ऑफ A पर क्या फर्क पड़ेगा, मास ऑफ A पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा A मतलब रॉड ने तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया ही नहीं है। बात समझ में आई ना बेटा। तो B का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लॉस किए हैं। तो बेटा व्हाट हैपेंस टू द चार्ज एंड मास ऑफ द रॉड, तो बेटा ना तो इसके चार्ज पे कोई फर्क पड़ा और ना ही इसके मास पर कोई फर्क पड़ा, लेकिन इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बेटा अगर ऐसी कोई हमसे कहे कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर नेगेटिवली विदाउट टचिंग इट, तो तब हमें बेटा ये रॉड कैसे लेनी होगी, पॉजिटिव लेनी होगी। तब यहां पर नेगेटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहां पर नेगेटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा, इस तरीके से हो जाएगा बेटा। बात समझ में आई। दूसरी बात, अब एक बात है बेटा कि कितना चार्ज, ये जो चार्ज है, ये जो यहां पे चार्ज है बेटा, ये क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। अब बात आती है कि ये इंड्यूस्ड चार्ज और ये जो इस पे चार्ज है इसे हम बोलेंगे बेटा इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज। ये इंड्यूस्ड चार्ज है और ये क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज। तो बात आती है कि ये चार्ज अगर हम Q इंड्यूस्ड और Q इंड्यूसिंग की क्या करें, कंपेयर करें। बेटा मान लो मैं इसको Q से नोट कर लेता हूं और इसको मैं किससे नोट कर देता हूं, Q डैश से नोट कर देता हूं। तो Q डैश इक्वल होगा माइनस Q1 माइनस 1 बाय K, जहां पर K क्या है बेटा, K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्फीयर। K क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस स्फीयर, ऑफ द मेटल ऑफ दिस स्फीयर। अब क्या होगा बेटा, क्योंकि बेटा K लेस देन 1 पॉसिबल नहीं है, K की वैल्यू 1 से कम पॉसिबल नहीं है, तो या तो Q डैश का मैग्नीट्यूड Q से क्या होगा बेटा, कम होगा, या 4 मेटल्स, उस दिन मैं तुम्हें बताया था मेटल्स के लिए K की वैल्यू क्या बताई थी, इनफाइनाइट बताई थी। बेटा अगर हम यहाँ इनफाइनाइट रख देंगे तो 1 बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो और Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो बेटा या तो इंड्यूस चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज से कम होता है, और अगर वो मेटल है, वो कंडक्टर्स हैं, तो इंड्यूस चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन कभी भी इंड्यूस चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात बेटा, इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इस नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि यहां 1 बाय, तो ये नेगेटिव हम यहां पे लगा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंड्यूस चार्ज जो होगा वो इंड्यूसिंग चार्ज के क्या होगा, अपोजिट। मतलब अगर ये नेगेटिव है तो इस पर कैसा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव होता तो इस पर कैसा चार्ज इंड्यूस होता, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता। ये बात समझ में आई बेटा। A metal sphere is placed on a smooth horizontal insulating plate.
another metal sphere is placed a small distance away is fixed. Metal sphere is placed a small distance away from it. When fixed sphere is given charge, how will the other sphere रिएक्ट? बेटा क्वेश्चन ये है कि एक मेटल स्फीयर इज फिक्स्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल इंसुलेटिंग प्लेट। मतलब बेटा ये एक हॉरिजॉन्टल इंसुलेटिंग क्या है, प्लेट है, और यहां पर ये एक मेटल का स्फीयर क्या है, अपनी जगह पर फिक्स्ड है। Another metal sphere is placed a small distance away from it. तो बेटा एक दूसरा मेटल स्फीयर इससे स्मॉल डिस्टेंस पर ऐसे रख दिया। अब ये कहा जा रहा है, तो ये बेटा फिक्स्ड है और ये क्या है, फ्री है, फ्री टू मूव। अब ये कहा जा रहा है कि व्हेन फिक्स्ड स्फीयर इज गिवन चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बेटा हम क्या करेंगे कि अगर दिस इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा बेटा, ड्यू टू इंडक्शन ये स्फीयर नियर सरफेस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर लेगा और फार्दर एंड पर लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव होता तो यहां पर पॉजिटिव इंड्यूस होता और यहां पर क्या होता, नेगेटिव। तो बेटा ये स्फीयर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको अट्रैक्ट भी करता है और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको क्या करता है, रिपेल भी करता है। लेकिन नेगेटिव चार्ज पास में है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या है बेटा, दूर है, रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। मतलब अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्सन। तो क्या होगा, फ्री स्फीयर start to move towards fixed sphere। तो बेटा इंडक्शन की वजह से, ये एग्जांपल मैं किस लिए समझा रहा हूं तुम्हें, इंडक्शन का एग्जांपल है ये, कि जब भी हम फिक्स्ड स्फीयर को क्या देंगे, चार्ज देंगे, तो नियर सरफेस पर अनलाइक चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज डेवलप होगा और फार्दर सरफेस पर, रियर सरफेस पर कैसा, लाइक चार्ज डेवलप होगा। तो ये इसको अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा। लेकिन क्योंकि अपोजिट चार्ज पास में है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो ये फिक्स्ड मेटल स्फीयर इस फ्री स्फीयर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या यूं कह दो कि फ्री स्फीयर स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड फिक्स्ड स्फीयर। बात समझ में आई बेटा ऐसी एक क्वेश्चन है, how does a positively charged rod attract small bits या attract a neutral piece piece of paper। बेटा क्वेश्चन है, हाउ डज अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट अ न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर, या हाउ डज अ नेगेटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट अ न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर।
मतलब बेटा रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज, लेकिन ये स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर जो कि न्यूट्रल होते हैं उनको अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। कैसे? सेम रीजन। कौन सा रीजन? सेम रीजन। जैसे बेटा मान लो ये पेपर है और ये क्या है, ये है पॉजिटिवली चार्ज रॉड। तो बेटा जब भी हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड को पेपर, न्यूट्रल पेपर के क्या लाएंगे, पास में लाएंगे, तो नियर एंड पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और फार्दर एंड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सेम इसकी तरीके से। तो बेटा ये इसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो बात निकल कर आई, बात समझ में आई बेटा? हमें देखो अभी तक हम समझ रहे थे कि एक चार्ज बॉडी ही दूसरी चार्ज बॉडी को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। लेकिन इंडक्शन पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आया कि एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड या नेगेटिवली चार्ज रॉड एक न्यूट्रल अनचार्ज बॉडी को भी क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। तो इसमें पहले क्या होता है बेटा, इसमें पहले चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या करती है, चार्ज करती है, उस पर चार्ज क्या करती है, इंड्यूस करती है। जो नियर वाली सरफेस पर है उस पर अनलाइक अपोजिट चार्ज डेवलप होता है और जो फार्दर सरफेस पर है उस पर लाइक सिमिलर चार्ज डेवलप होता है। अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, रिपल्सन कम होता है। ओवरऑल ये रॉड इसको अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो बेटा अगर कल को कोई तुमसे ये पूछे कि आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट अ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड एक सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो कैन वी कंक्लूड दैट द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज? क्या हम ये बेटा इस डिसीजन पर पहुंच जाएंगे कि वो सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है? नहीं, वो सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है और वो सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट न्यूट्रल भी हो सकती है। एक चार्ज बॉडी पॉजिटिवली या नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज रॉड को भी अट्रैक्ट कर सकती है, नेगेटिव चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है और न्यूट्रल बॉडी को भी क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। बात समझ में आई बेटा? और बेटा अगर हमसे यह पूछा जाए क्या, आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड रिपेल अ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब बेटा एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है वो एक सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट को क्या करती है, रिपेल करती है। कैन वी कंक्लूड दैट द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज? क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, इस डिसीजन पर पहुंच सकते हैं कि वो सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है? तो यस, क्योंकि बेटा रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग, मतलब अगर रिपल्सन है तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग, मतलब वो बॉडी क्या है, चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज रॉड किसी को रिपेल करती है तो वो सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगी। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी किसी सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट को क्या करती है, रिपेल करती है, तो वो सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग, मतलब अगर कोई बॉडी रिपेल कर रही है तो इसका मतलब वो दूसरी बॉडी भी क्या होगी, चार्ज होगी। कंपलसरी क्या होगी, चार्ज होगी, चार्ज होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बॉडी किसी बॉडी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो वो बॉडी अपोजिटली चार्ज भी हो सकती है या न्यूट्रल भी हो सकती है। बात समझ में आई बेटा? चलो इसको करो। अब बेटा मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तीसरा मेथड, कंडक्शन। तो बेटा
कंडक्शन में अनचार्ज बॉडी इज प्लेस्ड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के किस में रखा जाता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखा जाता है या कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर। जैसे बेटा मान लो एक स्फीयर या एक बॉडी है ए, जिस पर पहले से ही 10 यूनिट क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और एक दूसरा स्फीयर क्या है? बी, अनचार्ज। या बेटा ऐसा भी हो सकता है कि स्फीयर ए इज ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज और स्फीयर बी इज अनचार्ज। बात समझ आई बेटा इतनी? तो बी अनचार्ज है या न्यूट्रल है, इसका मतलब यह है कि इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अब या तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनको डायरेक्ट कांटेक्ट में रख सकते हैं ऐसे, या इन दोनों स्फीयर को ऐसे किसी कनेक्टिंग वायर से भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो बेटा जैसा कि अभी मैं तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तुम्हें बताया बेटा पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज मतलब लोअर पोटेंशियल। और बेटा जीरो चार्ज का मतलब अगर कोई बॉडी अनचार्ज है या न्यूट्रल है तो उसका पोटेंशियल क्या लिया जाएगा? जीरो। तो बेटा जीरो बड़ा है नेगेटिव से और जीरो छोटा है पॉजिटिव से, तो इस बात को ध्यान में रख के। तो बेटा अभी ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका पोटेंशियल हाई है, पॉजिटिव है, और ये बॉडी अनचार्ज है तो इसका पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो जैसे ही ये दोनों बॉडी ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगी या आर कनेक्टेड यूजिंग अ कनेक्टिंग वायर, तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, बेटा इलेक्ट्रॉन फ्री तो होते ही हैं, तो वो आसानी से लोअर पोटेंशियल से फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या करेंगे? ऐसे मूव करेंगे। क्या करेंगे? मूव। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब तक होता रहेगा बेटा जब तक कि इन दोनों बॉडी का, इन दोनों स्फीयर का पोटेंशियल क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए। तो बेटा मैं अभी समझाने के लिए मान लेता हूं कि मान लो इस बॉडी से 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन बी से ए में ट्रांसफर हो गए। तो क्योंकि बी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो बी पर 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर 4 यूनिट क्या? नेगेटिव चार्ज। लेकिन इस बॉडी पर पहले से ही 10 यूनिट क्या था बेटा? पॉजिटिव चार्ज था। तो ओवरऑल 10 यूनिट और 4 यूनिट क्या हो गया बेटा? 10 और 4 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये बॉडी भी क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। बात समझ में आई बेटा? इसमें ए का मास क्या हुआ? इसमें ए का मास क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? गेन किए हैं। और बी का मास क्या हुआ है? कम हुआ है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लॉस किए हैं। बात समझ में आई बेटा? अब ऐसे यहां समझ लेते हैं कि अगर इन बॉडी को भी डायरेक्ट कांटेक्ट में लाया जाए या कनेक्टिंग वायर से एक दूसरे के साथ ऐसे क्या किया जाए? टच किया जाए, ए बी, इस पर पहले से बेटा 10 यूनिट क्या है? नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसका पोटेंशियल नेगेटिव है और इसका पोटेंशियल क्या है? जीरो है। जीरो बड़ा होता है किससे? नेगेटिव से। तो इस बार क्या होगा? इस बार बेटा इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ए टू बी, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। पहले की तरह मान लेता हूं बेटा 4 इलेक्ट्रॉन ए से बी में क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए। तो इससे क्या होगा? इससे इस बॉडी पर 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस बॉडी पर 4 यूनिट क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है और ये क्या कर रही है? लॉस कर रही है। तो ओवरऑल क्या हुआ बेटा? ओवरऑल -10 + 4 ओवरऑल हो गया -6 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज और इस पर 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज।
तो बेटा हमें ये बात समझ में आए कि अगर हम किसी अनचार्ज बॉडी को किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो अनचार्ज बॉडी पर लाइक चार्ज, मतलब पॉजिटिव के साथ कांटेक्ट में लाओगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव के साथ कांटेक्ट में लाओगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आई बेटा? जब भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो लाइक चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव के साथ टच करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव के साथ टच करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर हुए, क्या 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, या इन दोनों बॉडी पर ये अलग अलग मैग्नीट्यूड का चार्ज क्यों है? तो बेटा दोनों बॉडी पर इक्वल चार्ज भी हो सकता है। कंडीशन ये है कि द टू बॉडीज मस्ट बी आइडेंटिकल। दोनों बॉडी क्या होनी चाहिए? आइडेंटिकल होनी चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए। तो अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल होंगे तो दोनों बॉडी पर इक्वल एंड लाइक चार्ज क्या होगा? डेवलप होगा। समझ रहे हो बेटा कौन सी बात? कि अगर दोनों बॉडी क्या है? आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल। तो दोनों बॉडी पर लाइक चार्ज क्या होगा? डेवलप होगा। इक्वल चार्ज भी क्या होगा? डेवलप होगा। और अगर आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो साइज के हिसाब से किसी पर कम और किसी पर ज्यादा चार्ज क्या होगा? डेवलप होगा। तो बेटा हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर मेथड रबिंग है तो उसमें दोनों बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। अगर मेथड कंडक्शन है तो लाइक कंपलसरी कैसा चार्ज बेटा? लाइक चार्ज डेवलप होगा। और अगर आइडेंटिकल भी है तो इक्वल एंड लाइक चार्ज क्या होगा? डेवलप होगा। इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था बेटा? इंडक्शन में बेटा अनलाइक चार्ज, अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। कैसा चार्ज? अपोजिट चार्ज। और वो इंड्यूस्ड अपोजिट चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज से या तो कम होगा या तो बराबर हो सकता है मेटल के केस में, लेकिन कभी भी इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज से क्या नहीं हो सकता? ज्यादा नहीं हो सकता है। बात समझ आई बेटा? करो। बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है, टू सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर repel each other with a force of F, with a force F। बेटा टू सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B, A and B repel each other with the force F। A third identical and uncharged metal sphere C is brought in contact with A, then brought in contact with B, and finally removed from both sphere। What is the new repulsion? What is the new repulsion between A and B? क्वेश्चन क्या है बेटा?
क्वेश्चन है कि दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है जो सिमिलरली यानी कि लाइकली और इक्वली क्या है, चार्ज है, और वो एक दूसरे को F फोर्स से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो बेटा ये रहे वो दो स्फीयर, स्फीयर A एंड स्फीयर B एट सम डिस्टेंस अपार्ट। तो दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं, F इक्वल K। मान लो इस पे चार्ज Q है, क्योंकि सिमिलरली और इक्वली चार्ज है तो इस पे भी चार्ज क्या होगा, Q होगा। तो Q1 Q2 क्या हो गया बेटा, Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये है बेटा। तो ये दो सिमिलरली और इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर एक दूसरे को इतने फोर्स से रिपेल करते हैं। अब क्या कहा जा रहा है बेटा, अब कहा जा रहा है कि एक थर्ड स्फीयर है C, आइडेंटिकल मतलब इनके जैसा ही है, बट क्या है, अनचार्ज है। इस पे अभी कितना चार्ज है बेटा, इस पे चार्ज है 0। ये नॉन जीरो चार्ज है, ये नॉन जीरो चार्ज है, लेकिन ये कैसा चार्ज है बेटा, 0 चार्ज है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अनचार्ज मेटल स्फीयर C इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद A, मतलब हम C और A को क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट में लाएंगे। तो इधर देखो बेटा, फर्स्ट स्फीयर C और A को किस में लाया जा रहा है, कॉन्टेक्ट में लाया जा रहा है। ये C है और ये A है। तो बेटा C पर अभी 0 चार्ज है और A पर Q चार्ज है। तो मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा था बेटा कि अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल होंगी और उन्हें एक दूसरे के किस में लाया जाएगा, कॉन्टेक्ट में लाया जाएगा, तो दोनों बॉडी पर बराबर बराबर चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बेटा इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि C पर भी कितना, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज होगा Q और आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो C पर चार्ज आ गया Q/2 और A पर भी चार्ज आ गया Q/2। तो नाउ द स्फीयर A इज, तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में स्फीयर A पर जब हम C को स्फीयर A के साथ क्या कर देंगे, टच कर देंगे, तो C पर भी चार्ज Q/2 और A पर भी चार्ज कितना रह जाएगा, Q/2। अब AQ नहीं, अब कितना रह जाएगा, Q/2। फिर कहा गया देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद B। तो बेटा अब हम C और B को कॉन्टेक्ट में लाते हैं। तो C स्फीयर C जिस पर अब पहले चार्ज 0 था, लेकिन अब एक को एक कॉन्टेक्ट में लाने के बाद कितना चार्ज है, Q/2 और प्लस स्फीयर B, इस पर कितना चार्ज है, Q। तो टोटल चार्ज कितना होगा बेटा, टोटल चार्ज होगा Q प्लस Q/2। टोटल चार्ज हो गया Q/2 प्लस Q मतलब 3Q/2। टोटल चार्ज कितना होगा बेटा, 3Q/2। ठीक, अब क्या होगा, जब इसको इसके कांटेक्ट में लाकर अलग किया जाएगा तो फिर से टोटल चार्ज दोनों आइडेंटिकल स्फीयर पर बराबर बराबर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 3Q/2 के दो हिस्से करो बेटा, तो अब C पर चार्ज कितना रह जाएगा, C पर चार्ज रह जाएगा 3Q/4 और B पर कितना चार्ज रह जाएगा, ये भी सेम होगा क्योंकि मेटल आर आइडेंटिकल, मेटल स्फीयर क्या है, आइडेंटिकल। तो अब B पर कितना चार्ज हो जाएगा, अब B पर चार्ज हो जाएगा 3Q/4। उनके बीच की डिस्टेंस में तो कोई चेंज किया ही नहीं है बेटा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि दो मेटल स्फीयर है A एंड B इक्वली एंड सिमिलरली चार्ज है। इस पर Q चार्ज है तो इस पर भी Q है, इस पर प्लस Q है तो इस पर भी प्लस Q है, इस पर माइनस Q है तो इस पर भी क्या है, माइनस Q है। अब एक हमारे पास आइडेंटिकल थर्ड मेटल स्फीयर है जो अनचार्ज है, 0 चार्ज है। पहले इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो टोटल चार्ज दोनों स्फीयर पर बराबर बराबर मतलब आधा आधा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q/2। देन C इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद B। तो अब हम C को B के साथ कॉन्टेक्ट में लेकर आ रहे हैं, तो बेटा फिर से टोटल चार्ज दोनों स्फीयर पर बराबर बराबर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3Q/4। तो नाउ द सिचुएशन इज दिस। तो अब बात आती है कि अब ये दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं। तो बेटा न्यू फोर्स जो होगा F डैश, न्यू फोर्स वो होगा Q1 Q/2 Q2 3Q/4 बाय R स्क्वायर।
तो ये हो जाता है बेटा 3, नीचे हो गया 8 और ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है फर्स्ट से एफ, तो एफ डैश इक्वल हो जाएगा 3/8 टाइम्स ऑफ एफ। यानी कि बेटा जो न्यू फोर्स होगा, जो स्फीयर पहले एफ फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, अब वो दोनों स्फीयर इस सब प्रोसेस के बाद एक दूसरे को इतने फोर्स से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा मैंने तुम्हें इसलिए बताया जिससे कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि जब मेटल स्फीयर क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो किस तरीके से चार्ज दोनों स्फीयर पर, दोनों आइडेंटिकल बॉडी पर आधा आधा इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लिखो बेटा, बेटा अब फाइनली मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखो बेटा, हमने ये तो सीख लिया कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, बाय रबिंग, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन। लेकिन अगर कोई बॉडी है वेदर चार्ज और नॉट, चार्ज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो बेटा कोई बॉडी है, अब हम कैसे चेक करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे कि वो बॉडी चार्ज है या न्यूट्रल है, अनचार्ज है। और इफ चार्ज, और अगर बॉडी चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या सिंपली क्या, इलेक्ट्रोस्कोप। तो बेटा इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एपरेटस है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, उस पर चार्ज डिटेक्ट करने के काम आता है इलेक्ट्रोस्कोप। एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलरिटी। इफ द बॉडी चार्ज, और अगर बॉडी चार्ज है तो वो फिर पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, इस बात का भी पता लगाया जा सकता है किससे, इलेक्ट्रोस्कोप से। तो इलेक्ट्रोस्कोप का क्या काम हो गया बेटा, डिटेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आइडेंटिफाइंग इट्स पोलरिटी, और उसकी पोलरिटी को क्या करना, आइडेंटिफाई करना कि वेदर द बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं बेटा। देखो बेटा, ये एक ग्लास का वेसल है, ग्लास कंटेनर, जो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा जाता है। ये लकड़ी का, प्लास्टिक का इंसुलेटिंग स्टैंड। तो बेटा ये क्या है, ग्लास वेसल है। अब ग्लास वेसल के जो बेटा माउथ है उसमें एक इस तरीके से रबर स्टॉपर क्या किया गया, फिट किया गया। ये क्या है, एक रबर स्टॉपर, रबर का। रबर स्टॉपर। अब बेटा रबर स्टॉपर के थ्रू एक मेटल की रॉड है, वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड। ये रे बेटा, ये क्या है, ये मेटल का नोब है, मेटल नोब मतलब ब्रास का वगैरह का, मेटल का। और ये वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड हो गई। और यहां पे हो गए बेटा ये दो लीव्स हैं, टू थिन गोल्ड
लीव्स। बेटा ये पूरी बनावट हो गई किसकी? इलेक्ट्रोस्कोप की। किसकी? इलेक्ट्रोस्कोप की। तो इलेक्ट्रोस्कोप में क्या है बेटा? एक वर्टिकल कंडक्टिंग मतलब मेटल की रोड है, पासिंग थ्रू अ रबर स्टॉपर फिटेड इन द माउथ ऑफ अ ग्लास वेसल। बेटा टू थिन गोल्ड लीव्स आर अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ दिस वर्टिकल कंडक्टिंग रोड। अब बेटा एक रॉड है, चार्ज या अनचार्ज। तो मान लेते हैं बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब क्या होगा बेटा? जब भी इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड, मतलब हमें ये चेक करना है कि ये रॉड चार्ज है कि नहीं है। तो बेटा जब भी हम इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस मेटल नॉब से क्या करेंगे? टच करेंगे। तो अभी तुम्हें क्या पढ़ा है बेटा? कंडक्शन। तो ये मेटल का बताया मैं तुम्हें। तो कंडक्शन के थ्रू दिस पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टू द लोअर एंड टू द लीव्स। तो बेटा अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टू द लीव्स, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज फ्लोज टू द लीव्स। यानी कि अगर ये चार्ज है तो लीव्स भी क्या होंगी? लाइकली क्या होंगे? चार्ज होंगे। तो फिर क्या होगा बेटा? तो जैसे मैं इस मतलब इस ऑब्जेक्ट को यहां पे क्या मेटल नॉब से क्या करूंगा? टच करूंगा। तो इफ द गोल्ड लीव्स डाइवर्ट, अगर गोल्ड लीव्स ऐसे क्या करती हैं बेटा? डाइवर्ट करती हैं। कैसे? इस तरीके से, अगर पहले ऐसे और अगर गोल्ड लीव इस तरीके से क्या करती हैं? डाइवर्ट करती हैं। तो इससे पता चलता है कि दिस बॉडी इज चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज मतलब डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या बताएगा? कि दिस बॉडी इज चार्ज्ड। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुई तब भी ये डाइवर्ज करेंगे, क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज हुई तो तब भी क्या करेंगे? डाइवर्ज करेंगे, क्योंकि दोनों बॉडी पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, लाइक चार्ज आएगा। तो डाइवर्जेंस मतलब अगर ये बॉडी चार्ज्ड है तो गोल्ड लीव्स क्या करेंगे? डाइवर्ज करेंगे। डाइवर्ज क्या इंडिकेट करेगा? कि दिस बॉडी इज चार्ज। और अगर डाइवर्जेंस नहीं होता है तो दिस बॉडी इज न्यूट्रल, दिस बॉडी इज अनचार्ज्ड। इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक। अब बात आती है कि अगर अनचार्ज है तो बात खत्म हो गई, और अगर चार्ज्ड है, अगर बॉडी क्या है? चार्ज्ड है, तो वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसका डिटेक्शन कैसे होगा? तो देखो बेटा, देखो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, पोलरिटी को क्या करना? आइडेंटिफाई। तो फर्स्ट चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली। मतलब बेटा पहले से इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पहले से इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो हमने क्या किया बेटा? एक ग्लास को सिल के साथ रब किया और ग्लास की रॉड को यहां पे टच किया, तो इस तरीके से ये क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली। कर लिया बेटा? अब हमें ये चेक करना है कि इस बॉडी पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बेटा अगर इस बॉडी पर क्या हुआ? अगर इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो जैसे हम मेटल नॉब को टच करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो होता हुआ गोल्ड लीव्स पर आ जाएगा, और गोल्ड लीव्स पर पहले से ज्यादा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पहले से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो पहले से ज्यादा दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और पहले से ज्यादा क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस हो जाएगा। तो बेटा हमने पहले से इलेक्ट्रोस्कोप को क्या कर रखा है? पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है। अब अगर एक चार्ज बॉडी से मेटल नॉब से क्या करते हैं? टच करते हैं, और डाइवर्जेंस क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। डाइवर्जेंस पहले इतनी थी और अब ऐसे क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि ये चार्ज बॉडी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और अगर बेटा ऐसा हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ही इस नेगेटिवली चार्ज रोड को मेटल नॉब के साथ टच किया जाएगा तो अब ये नेगेटिव चार्ज फ्लोज टू द लीव्स। ये नेगेटिव चार्ज लीव्स तक क्या करेगा बेटा? फ्लो करेगा। तो प्लस माइनस चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पहले से लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस पहले के मुकाबले बेटा ऐसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई। तो डाइवर्जेंस, तो हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली, हमने पहले से इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज कर लिया है। अब हम अब हम चार्ज बॉडी को मेटल नोब से क्या करते हैं, टच करते हैं। इफ द डाइवर्जेंस इंक्रीजेस, अगर डाइवर्जेंस पहले से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज। और अगर डाइवर्जेंस पहले से क्या होती है बेटा, कम होती है, तो रॉड इज नेगेटिवली चार्ज। तो बात समझ में आई बेटा। मैं तुम्हें दोनों बातें बता दी कि हम इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम चार्ज की इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि वेदर द बॉडी इज चार्ज और अनचार्ज। और अगर अनचार्ज है तो बात खत्म हो जाती है, और अगर बॉडी चार्ज है तो वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ में आई बेटा, इतनी बात समझ में आ गई ना। गोल्ड लीव इसलिए बोला बेटा क्योंकि हमने गोल्ड लीव्स यूज की हैं। गोल्ड लीव इसलिए यूज किए हैं क्योंकि फॉर अ गिवन सरफेस एरिया इसका मास बहुत क्या होता है, कम होता है। मतलब गोल्ड एक लाइट वेट है, हम गोल्ड की बजाय एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई बेटा, इतना करो। देखो बेटा एक दो एग्जांपल और बता देता हूं तुम्हें। व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, इनफ्लेम मतलब अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल। तो बेटा जो व्हीकल्स होते हैं कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली है मेटालिक रोप टचिंग द ग्राउंड। मतलब बेटा ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, पढ़ लेना तुम, ठीक है ना। तो जो इनफ्लेमेबल मेटल को ले जाने वाले व्हीकल्स होते हैं उनमें बेटा नीचे की तरफ एक मेटल रोड ड्यूरिंग मोशन ग्राउंड को क्या करती है, टच करती है। तो बात आती है व्हाई इज दिस नेसेसरी, वो मेटल रोप क्यों है, उसका क्या यूज है। बात समझ में आ गया बेटा, एग्जांपल पढ़ लेना एक बार। तो इसका मैं आंसर बता देता हूं बेटा तुम्हें आसानी से कि व्हेन व्हीकल मूव्स, जब भी कोई व्हीकल क्या करता है बेटा, मूव्स करता है, तो उस व्हीकल्स की बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। एयर के फ्रिक्शन की वजह से बाय रबिंग मेथड वाले तरीके से बेटा उसकी बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। अब चार्ज कैन प्रोड्यूस स्पार्क, जो एक्यूमुलेटेड चार्ज है बेटा उससे स्पार्किंग प्रोड्यूस हो सकती है, और स्पार्किंग की वजह से इनफ्लेमेबल मेटल में कैच फायर। उस इनफ्लेमेबल मेटल्स में क्या लग सकती है बेटा, आग लग सकती है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक मेटल की रोप को यूज कर रहे हैं टचिंग द ग्राउंड। तो अभी मैं तुम्हें कंडक्शन मेथड बताया कि जब भी तो क्या होगा बेटा, मेटल रोप के थ्रू क्या होगा, उसकी बॉडी पर जो एक्यूमुलेटेड चार्ज है, चार्ज व्हीकल की बॉडी पर जो एक्यूमुलेटेड चार्ज है वो मेटल रोप के थ्रू किस में जाता रहेगा बेटा, ग्राउंड में ट्रांसफर होता रहेगा। और इस तरीके से व्हीकल की बॉडी पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, कोई स्पार्किंग नहीं होगी, एंड सो द फायर इज प्रिवेंटेड। और इस तरीके से हम उस इनफ्लेमेबल मेटेरियल में आग लगने से बचा सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। तो इसमें दोनों ही बातें यूज हो गई, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर रबिंग वाला मेथड भी आ गया, और मेटल रोप अर्थ के साथ यूज की जा रही है वो कंडक्शन वाला मेथड भी यूज हो गया। एक और एग्जांपल है बेटा, यूं तो ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर, जो साधारण रबर होती है बेटा वो एक क्या है, इंसुलेटर है। बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब बेटा एयरक्राफ्ट के जो एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन वगैरह, तो उनके जो टायर्स होते हैं दे आर मेड स्लाइडली कंडक्टिंग, वो एक स्पेशल रबर के बने होते हैं, और वो स्पेशल रबर क्या होती है, स्लाइटली कंडक्टिंग होती है। बात समझ में आई बेटा। तो क्वेश्चन क्या है कि ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, व्हाई इज दिस नेसेसरी, वो स्लाइटली कंडक्टिंग क्यों है। तो बेटा जब भी एरोप्लेन क्या करता है, लैंड करता है, तो स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है,
तो जब भी वो लैंड करता है तो ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड रनवे, रनवे और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन की वजह से जो टायर्स हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, चार्ज हो जाते हैं। टायर्स क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। इफ द टायर्स आर स्लाइटली कंडक्टिंग, अगर टायर स्लाइटली क्या है बेटा, कंडक्टिंग है, तो वो सारा चार्ज ग्राउंड को क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। इफ द टायर्स आर नॉट स्लाइटली कंडक्टिंग, इफ दिस इज नॉट डन, अगर हमने स्लाइटली कंडक्टिंग टायर्स नहीं लिए तो फिर वो सारा चार्ज जो रबिंग की वजह से क्या हुआ बेटा, प्रोड्यूस हुआ, वो सारा चार्ज वहां पर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। एंड टू मच ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज मे प्रोड्यूस स्पार्क एंड रिजल्ट इन फायर। तो फिर इतने ज्यादा एक्यूमुलेटेड चार्ज की वजह से बेटा क्या हो सकती है, कोई स्पार्किंग हो सकती है। उस स्पार्किंग की वजह से उस पूरे एयरक्राफ्ट में, एरोप्लेन में क्या लग सकती है, आग लग सकती है। बात समझ में आ गई बेटा। ग्रामोफोन वाला मैं तुम्हें बता ही दिया। एक एग्जांपल और है बेटा कि कॉम्ब रन थ्रू ड्राई हेयर्स। बेटा जब हम कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर्स में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को क्या करता है, अटैक करता है। वो मैं रीजन तुम्हें बताया कि जब भी हम अपने बालों से कॉम्ब को रब करेंगे तो कॉम्ब क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। फिर जब भी उसको स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास, यानी कि न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर, न्यूट्रल पेपर के पास ले जाएंगे, स्मॉल पीस के पास, तो वो उस पर नियर एंड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर देगा, और फार्दर एंड पर लाइक चार्ज, जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। बात समझ आई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बेटा कि व्हाट हैपन्स व्हेन द हेयर इज वेट, जब हमारे बाल क्या है बेटा, गीले हैं, और इफ इट इज अ रेनी डे, या कोई बारिश का क्या है बेटा, मौसम है। बात समझ आई कि कॉम्ब को ड्राई हेयर्स में रब करने से तो वो चार्ज हो जाता है, लेकिन इफ द हेयर्स आर वेट और इफ इट इज अ रेनी डे, तो व्हाट हैपन्स, क्या तब भी वो चार्ज हो जाएगा, क्या तब भी वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा क्योंकि अगर हम कॉम्ब को अपने वेट हेयर में क्या करेंगे, रब करेंगे, तो क्योंकि वेटनेस डिक्रीजेस फ्रिक्शन, वेटनेस डिक्रीजेस रिड्यूसेस फ्रिक्शन, तो वेटनेस से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो कॉम्ब चार्ज नहीं होगा, कॉम्ब डज नॉट गेट चार्ज एंड देन इट विल नॉट अटैक स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। तो बेटा कॉम्ब तभी चार्ज होगा जब हम उसे ड्राई हेयर्स में क्या करेंगे, रन करेंगे। अगर हम वेट हेयर में रब करेंगे या रेनी डे है तो वो कॉम्ब चार्ज नहीं होगा, फिर वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को क्या नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। बात समझ आई बेटा। और बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम्हें घर के लिए देता हूं। एक क्वेश्चन है, ये तुम सॉल्व करना बेटा, कमेंट करना मुझे, और तुमसे हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में या कभी ना कभी तुम्हें इसका आंसर बता दूंगा। 5 balls numbered 1 to 5 are suspended using separate threads। बेटा 5 बॉल्स हैं जिन पे क्या लिखा हुआ, नंबर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, आर सस्पेंडिंग यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स। पेयर्स 1 2 2 4 एंड 4 1 शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मतलब बेटा 1 और 2 एक दूसरे को अटैक करते हैं, 2 4 एक दूसरे को अटैक करते हैं, 4 1 एक दूसरे को अटैक करते हैं। वाइल पेयर 2 3 एंड 4 5 शोज रिपल्सन। और पेयर 2 3 और 4 5 एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो देन
व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉल नंबर 2 1। बेटा जिस बॉल पर नंबर 1 है उस पर कितना चार्ज, मतलब उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बेटा क्वेश्चन है 5 balls नंबर 1 to 5 आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स स्ट्रिंग्स, इंसुलेटिंग होते हैं बेटा। पेयर्स 1 2 2 4 4 1 शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन while pair 2 3 and 4 5 shows repulsion. What is the nature of charge on the ball number 2 number on the ball, ऐसे लिख लो बेटा, on ball first, पहले नंबर वाली बॉल पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। बात समझ आई बेटा। इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, कमेंट करना, और हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें कभी ना कभी इसका आंसर बता ही दूंगा। ठीक है बेटा, घर पे पढ़ते रहो, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो। जय हिंद, जय भारत।